देखिए, मेरा मानना ये है कि जो हालात हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, ये ख़राब ही होंगे, बेहतरी की तरफ तो जाएँगे नहीं। हमको ये भी पता है कि पाकिस्तानी ऐसे युद्ध में घुसते हैं जो वो जीत का कोई चांस है ही नहीं, फिर भी जाके पता नहीं ऑपरेशन जिब्राल्टर ये वो करते रहे। तालिबान स्वयं से खुद से तो पावर में नहीं आया है, उनको इंस्टॉल किया है यूएस ने। सो वी हैव टू लुक एट पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। पहली बात तो ये है कि उनका बहुत बड़ा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो एक लिहाज से पैन इस्लामिज़्म की है, लेकिन तालिबान ने ये ज़रूर किया है कि वो फ़िलहाल के लिए वो सारी दुनिया से झगड़ा नहीं लेना चाहते। इन इंडिया वी टेंड टू ओवर एस्टिमेट कि भाई ये जो पश्तून पंजाबी जो फ्रिक्शन है ये थोड़ा ज्यादा है। मैं मानता हूँ कि अफगान पश्तूनों में और पाकिस्तानी पंजाबियों में फ्रिक्शन है। And Afghanistan is at a very important geographical position, the crossroads of the Silk Road and whatever, all that. So it also serves the purpose of blocking China's march westwards. Belt and Road Initiative initially China चाहता था कि अफगानिस्तान के थ्रू जाए, अब वो कुछ नहीं हो रहा है। तालिबान जो हैं, उन्होंने तो बोल दिया है कि भई अगर रोटी-पानी चाहिए किसी को तो वो अल्लाह देगा, हम तो नहीं देना, वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि आईएसआई आप जितना भी बुराई कर लो, एक चीज वो अच्छी तरह से जानते हैं, डिवाइड एंड रूल। आई फंडामेंटली बिलीव दैट द आईएसआई कैन डिफीट द प्लान्स ऑफ दीज पश्तून नेशनलिस्ट्स। आई बिलीव कि ISI को काफी अच्छा आइडिया होगा कि क्या चल रहा है। दे ऑब्वियसली विल डू द बेस्ट डिवाइड एंड रूल। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस, न्यूएंसेस विद इन द जो पश्तून मूवमेंट है उसके अंदर। सो ISI डेफिनेटली इसको लेवरेज कर सकता है, वेपनाइज कर सकता है। वो अंदर से उनके एसेट्स डेफिनेटली क्रिएट करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। वी सडनली थिंक यार चाइना आ गया, पता नहीं हुआ है चाइना जैसे चाइना आ गया। चीनी वांट ऑफ अ बेटर वर्ड फटती है अफगानिस्तान में जाकर, बिकॉज़ उनको पता नहीं कौन कब हमारे को मार देगा। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. आप अपने प्रश्न जो होंगे एंड में वो दीदी को दे देना। और दीदी नहीं सेलेक्ट करेंगी, वो सब कुछ मेरे को देते हैं, मैं ही सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली बस 3 ही सेलेक्ट कर पाऊँगा, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, संजय दीक्षित जी के बाइबल स्टडी क्लासेस हैं आज शाम को, जिसको भी टिकट लेना हो प्लीज़ वॉलंटियर्स को कॉन्टैक्ट कर दीजिए। चावल भी मिलेगा आपको 5 बोरी। अ, तीसरी बात, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, द बायलैटरल थिंग। तो हम जो पाकिस्तान का जो बाल्कनाइज़ेशन टॉपिक चल रहा है, आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि जो हम 3 पैनलिस्ट बैठे हैं, हम पाकिस्तान के को अक्षुण्ण और अभिन्न रखने में विश्वास करते हैं। वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं, हम अमन की आशा करते हैं उनके साथ। सुशांत जी खुद मोमबत्ती पकड़ के सरहद पे खड़े हुए थे। तो प्लीज़ नो ऑफेंसिव क्वेश्चंस अबाउट ऑल ऑफ दैट। अब ओपनिंग के लिए मैं बस ये बोलूँगा कि मैं पहले इस दिन से ही बोले आ रहा हूँ, जब से मैंने अफ़गानिस्तान में जाके तालिबान के साथ काफ़ी हशीश पिया था, कि वो एक सेक्युलर प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है। वो बहुत सेक्युलरिस्ट हैं, वो जियोपॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, कोई उम्मा-शुम्मा में बिलीव नहीं करते हैं। और मैं तब से बोले आ रहा हूँ, वो हमारे दोस्त बनेंगे और बहुत निकटतम दोस्त बने आ रहे हैं। वो हमारा काफ़ी काम कर रहे हैं और हमारे इंटरेस्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आई होप वेरी सून टू होस्ट द तालिबान एम्बेसडर इन आवर एम्बेसी इन दिल्ली। And with that, I will hand over to you, Sushant, for your opening remarks on how you see the bilateral, क्योंकि बहुत तनावपूर्वक उनका रिश्ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। इसको आगे जाते हुए कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो हालात हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, ये ख़राब ही होंगे, बेहतरी की तरफ तो जाएँगे नहीं। उसके कई कारण हैं। एक कारण है पश्तून राष्ट्रवाद। जो तालिबान ऑल्दो एक इस्लामी कट्टरपंथ अ, गिरोह है, लेकिन उसमें एक स्ट्रीक ज़रूर पश्तून राष्ट्रवाद की है और उनका एक झगड़ा है पंजाबी डोमिनेशन के साथ। दूसरी चीज़ ये कि जो तालिबान थे, जब वो पिछले 20 साल में लड़ाई कर रहे थे नेटो फ़ोर्सेस के साथ, उस समय संरक्षण तो उनको पाकिस्तान और समर्थन पाकिस्तान ने दिया था, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने जिस तरीके का बर्ताव किया था उसके उनके साथ, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है अभी भी। तीसरी चीज़ ये कि
क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो एक लिहाज से पैन इस्लामिज़्म की है। लेकिन तालिबान ने ये ज़रूर किया है कि वो अपने आप को महदूद रखते हैं अपने खित्ते में। उसका मतलब ये है कि फ़िलहाल के लिए वो सारी दुनिया से झगड़ा नहीं लेना चाहते और वो ये मानते हैं कि अगर हम पाकिस्तान जो है इट इज़ राइप फॉर द पिकिंग। पाकिस्तान में बहुत कमज़ोरियाँ हैं और पाकिस्तान के अंदर हम वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं, जो हमने अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका जैसी फ़ौज के साथ किया और पाकिस्तान जितना कमज़ोर होते रहेगा, उतना हमारे लिए स्पेस बढ़ती रहेगी। अगर आप अभी देखें, पाकिस्तान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बहुत बड़े-बड़ी एरियाज़ ऐसी हैं, जहाँ पर हालात वहाँ पर ही चली गई है जब 2007, 8, 9 के दरमियान जब बहुत बड़े-बड़े एरियाज़ लिबरेटेड ज़ोन्स फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड बन चुके थे। और अब की बार कोई अफ़गानिस्तान में ऐसी सरकार भी नहीं है, जो इन लोगों का समर्थन नहीं करती। उस ज़माने में जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान था उसको अफ़गान सरकार से कोई समर्थन नहीं था जिस तरीके का अब इनको समर्थन है। और इनका मानना ये है कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, ये तालिबान का ही एक अंश है। ये तालिबान का एक पाकिस्तानी अंश है और कुछ ये आपस में अपने डिविजन्स दिखाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन इनमें कोई डिवीज़न है नहीं। देयर इज़ नो सनलाइट बिटवीन द टू, दे दैट क्लोज़ टुगेदर। लेकिन वो थोड़ा बहुत पब्लिक को दिखाने के लिए करते हैं और जब पाकिस्तान का दबाव बनेगा, तो तालिबान पाकिस्तान के साथ वही करेगा, जो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया था। उनको बोलेगा, "आप हमारे को इन्फॉर्मेशन दें, हम इनके खिलाफ एक्ट करेंगे, हमारे तरफ से तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, सब तो आपके खित्ते के अंदर से हो रहा है।" तो वो खेल इनके बीच में चलते जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ बढ़ते जा रही हैं और जो तालिबान है, देखिए ये एक नॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है। नॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन से मतलब ये है कि एक पार्टी अगर या एक रेवोल्यूशनरी पार्टी भी अगर सत्ता सँभालती है, तो फिर उसको अपने लोगों को कुछ डिलीवर करना होता है। तालिबान जो है, उनका उन्होंने तो बोल दिया है कि भई अगर रोटी-पानी चाहिए किसी को तो वो अल्लाह देगा, हम तो नहीं देना, वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो जब एक सरकार जो है वो ये रवैया ले कि अगर रोटी-पानी नहीं है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, सड़कें नहीं है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, पढ़ाई-लिखाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुरान और हदीस में दुनिया भर की नॉलेज है। आप जहाज़ भी उड़ाना कुरान और हदीस से सीख सकते हैं। वेदर कैसे होगी वो भी आप कुरान और हदीस से सीख सकते हैं। जब आपकी ये मानसिकता हो तो आपका अपने जो सिटिज़नरी है उसके लिए कोई उनकी वेलफेयर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। व्हिच मीन्स आपकी सारी की सारी जो तवज्जो है, वो इस पे केंद्रित होगी कि कैसे आप अपना जो फ़लसफ़ा है उसको बढ़ाएँ, जो वो पाकिस्तान में बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि जब तक तालिबान वहाँ पर हैं और तालिबान बहुत सॉलिडली प्लेस्ड हैं अभी अफ़गानिस्तान में, तब तक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें कोई बेहतरी आएगी और जितना उसमें बिगाड़ पैदा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान आई जस्ट टेक हाफ अ मिनट मोर अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा एक्शन लेता है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उसकी प्रतिक्रिया भी आएगी पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के लिए अब एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि वो क्या करे? अगर वो कुछ नहीं करते, तो वो वैसे ही खदेड़े जा रहे हैं। अगर वो कुछ करते हैं, तो वो एक ऐसी युद्ध में प्रवेश करते हैं, जिससे वो जीत नहीं सकते। अगर रूस नहीं जीत सका, अमेरिका नहीं जीत सका, तो ये पाकिस्तानी पंजाबी तो बिल्कुल नहीं जीत सकते। तो हालात मुझे तो बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अभिजीत जी मैं आपसे पूछूँगा कि ठीक है सुशांत जी ने इनका जो डायलेमा है ये बता दिया है। बट हमको ये भी पता है कि पाकिस्तानी ऐसे युद्ध में घुसते हैं जो वो जीत का कोई चांस है ही नहीं, फिर भी जाके पता नहीं ऑपरेशन जिब्राल्टर ये वो करते रहेंगे, ठीक है ना? तो 2 चीज़ें, पहले अ, आप क्या इनसे सहमत हैं कि क्योंकि तालिबान सरकार अपने लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज़ एंड वेलफेयर नहीं दे सकती है, वो परमानेंटली एक सॉर्ट ऑफ नहीं देना एक्सपेंशनिस्ट चाहती, नहीं उनकी देना आपका चाहती। ज़िम्मेदारी नहीं समझती। वो एक परमानेंट एक्सपेंशनिस्ट मोड पे रहेगा नंबर 1 और नंबर 2 किस हालात में आप देखते हैं कि पाकिस्तान ये अफ़गानिस्तान पे हमला करेगा?
जी, बिल्कुल। मैं इनसे सहमत हूँ कि तालिबान एसेंशियली एक फॉर नाउ इट इज़ अ परमानेंट इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट इन अफ़गानिस्तान। तालिबान स्वयं से खुद से तो पावर में नहीं आया है, उनको इंस्टॉल किया है यूएस ने। So we have to look at पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। पहली बात तो ये है कि उनका बहुत बड़ा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। जो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा रीजन है विच इज़ मेनली पश्तून डोमिनेटेड, पश्तूनिस्तान है। एंड तालिबान, जैसे इन्होंने कहा सुशांत जी ने, इट्स पश्तून नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इस्लामिस्ट सुप्रीमेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो चाहते टू टू रीगेन द टेरिटरी, द हिस्टोरिकल पश्तून टेरिटरी। और ये जो टेरिटरी है, इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, इट वाज कॉन्कर्ड बाय महाराजा रणजीत सिंह as a punishment to the Pashtuns who were doing all kinds of atrocities in Kashmir and various other places. So Maharaja Ranjit Singh ने वो टेरिटरी कॉन्कर किया था। एंड आफ्टर द एंग्लो सिख वॉर्स दैट the border of the Sikh Empire with Afghanistan became the India-Afghanistan border. And that eventually became the Pakistan-Afghanistan border, which incorporates a lot of Pashtun territory. So ये territorial dispute है, and it is an intractable territorial dispute. The Taliban will keep on pushing. आप विश्व भर में देखेंगे तो यूएस का सबसे बड़ा हार्ड पावर है। इफ यू कैलकुलेट, यू कैन गिव इट अ नंबर ऑफ 95 रफली। ओके, भारत का अबाउट 4.5, लगभग 5 के आसपास है। पाकिस्तान का 0.6 हो सकता है, अफगानिस्तान का एक्चुअली काफी कम है। सो एवरी नेशन एंड इट्स हार्ड पावर क्रिएट्स अ power balance, a geopolitical power balance in any region, in the Indian subcontinent region, in the West Asia region. So Afghanistan is a very important component of that. और वहां पर तालिबान को बिठाकर यूएस ने इस रीजन को अपने हिसाब से स्टेबलाइज किया है। तो क्या हो रहा है कि इफ यू जूम आउट, द यूएस sees India as a nation with a certain amount of utility. They see India as a counterbalance to China. That's all, nothing else. They don't want India to progress and grow and all that. They want India to counterbalance China as a weaker power than China. But India should also be counterbalanced, obviously, otherwise India becomes too strong long run. So uske liye Pakistan exists. The British created Pakistan for a variety of geopolitical reasons. One of them is to always counterbalance China and keep counterbalance India and keep India off balance. So Pakistan does that. अब पाकिस्तान को भी थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा बिकॉज दे ऑल्सो हैव देयर ओन एम्बिशंस। तो उसके लिए अभी अफगानिस्तान एग्जिस्ट्स एंड द अमेरिकन्स हैव इंस्टॉल्ड द तालिबान देयर। और अफगानिस्तान is at a very important geographical position, the crossroads of the Silk Road and whatever, all that. So it also serves the purpose of blocking China's march westwards. Belt and Road Initiative, initially चाइना चाहता था कि अफगानिस्तान के थ्रू जाए, अब वो कुछ नहीं हो रहा है। एंड 2022 में जब पाकिस्तान में कू हुआ, इमरान खान को आउस्ट किया और एक वेरी प्रो यूएस गवर्नमेंट आई, तब से ऑल टॉक ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो सब भी गायब हो गया है। So that is the overall balance of power in the region. Pakistan, Afghanistan are not friendly nations, not friendly neighbors. Afghanistan and Pakistan are both US proxies in very different ways. Taliban का अपना खुद का एजेंडा है, खुद का ambitions है. So they have used the US help to establish themselves, but in the long run they want to pursue their own agenda. और वो होप करते होंगे कि किसी दिन यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो जाए, देन वी विल टेक ओवर व्हाटएवर रीजंस दे वांट फ्रॉम पाकिस्तान एटसेट्रा। और अफगानिस्तान का ईरान से भी इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। रिसेंटली देयर वर सम इश्यूज एज वेल, द येलो कैन थिंग एंड ऑल दैट। सो इट्स अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों यूएस प्रॉक्सीज है for looking at different things, to keep an eye on Iran, to keep the Iran eastern front hostile. तालिबान और इंडिया का जैसे इन्होंने कहा कि काफी अच्छा रिलेशनशिप है। We have to remember that the Taliban don't have any special love for India, but India has done so much in the past that even like Abhijit said last time when we spoke, that the Taliban have a certain degree of warmth for the government of India and the nation of India, because we have helped them in a lot of projects and all, and even Taliban family members have benefited. So overall, that is the situation. That's the balance of power, how I see it. और अगर आप दिल्ली में कभी फोर्टिस में आए या मैक्स हॉस्पिटल में आए, आपको देखेंगे सब एमईए के खर्चे पे सब तालिबान लीडर्स आके उधर आपके टैक्स पैसे से फ्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ, आपके दुकानदार से हमदर्दी होने की ज़रूरत नहीं है उसका कचौड़ी-शचौड़ी खाने के लिए। अगर कचौड़ी अच्छा बनाता है, जाके खरीदो। यू डोंट हैव टू मैरी हिज़ डॉटर टू ईट हिज़ कचौड़ी। नाउ टू गेट टू यू, there is, I feel sometimes, Sushant, that
in India we tend to overestimate कि भाई ये जो पश्तून पंजाबी जो फ्रिक्शन है ये थोड़ा ज़्यादा है। मैं मानता हूँ कि अफ़गान पश्तूनों में और पाकिस्तानी पंजाबियों में फ्रिक्शन है। पर जहाँ तक मैंने देखा है पाकिस्तानी पश्तून जो हैं, वो सब एक प्रोसेस ऑफ पंजाबाइज़ेशन हो रहा है, होमोजेनाइज़ेशन हो रहा है, जहाँ पश्तूनों को आप गोइंग अप द लैडर दे हैव टू सॉर्ट ऑफ become naturalized Punjabis. एंड देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ पश्तून्स जो लीडर भी बन जाते हैं। इमरान खान, याह्या खान एंड अयूब खान एंड पीपल लाइक दैट। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं? एक तो ये जो टॉपिक था कि एफपैक हु गेन्स, आपने जो बोला उससे लगता है तो ओनली फोर्टिस एंड मैक्स हॉस्पिटल गेन। नो एवरीबॉडी गेस। ओके, बट ऑन द मोर सब्सटेंटिव क्वेश्चन, लुक, जो आप ये कह रहे हैं ना, आई थिंक दिस वाज करेक्ट, could have been correct 10 years back. The Punjabization of the Pashtuns. I think in the last 10 years, there's a massive change which has taken place. So, the Pashtun society, uh, okay, it's something very surprising. The Pakistani Pashtun 10 years back used to have a very, very low opinion of the Afghan Pashtun. So, the Pakistani Pashtun would say कि Afghan Pashtun जो है वो बड़ा बेगैरत है. Uh, that is the term. It's something like if you're in Tamil Nadu, the Jaffna Tamil does not have a very high opinion of the Tamil Nadu Tamil, right? So there was this particular issue in the Pashtun areas in Pakistan until about 10 years back. I think in the last 10 years, a lot has changed. Today, Pashtun society in Pakistan is divided 3 or 4 ways. There is the Punjabized Pashtun who sees his future with Pakistan under the dominance of the Punjabi, and he's ready to accept the dominance of the Punjabi. Then there is this new nationalist movement, which is the Pashtun Tahaffuz movement, which has received massive, massive traction in the Pashtun areas. Uh, and it's scary because for the Pakistani state, because these are guys who are completely independent. They are at one level progressive, secular. They allow women to come. Uh, all those good attributes you can give to them. And it's a mass movement, because if you saw what happened just a couple of weeks back when they had this big gathering, Jirga, it was astounding what they managed to achieve. So, this is a second movement which is taking place. A third movement is the radicalized Islamized Pashtun, or for want of a better word, a Talibanized Pashtun. That's the third movement which is taking place. So, the Pashtun society within Pakistan is divided in 3 or 4 parts. And then in the Pashtun areas, you have Ayub Khan was not a Pashtun, he was a Hazara. So you have the Hazara area also, which does not identify themselves as the Pashtun. So you have various dimensions which are at play out there. So it is not necessary that what held 10 years back still holds today. Secondly, what the PTM has started doing is that when they give this slogan of Larobar Afghan, basically the guys of the highlands and the guy of the lowlands, we are all the same people. We are all Afghans. Basically, they are also doing the same thing what the Taliban are doing, which is questioning the division of Pashtun territory. They are not asking for secession, at least not openly. And the Taliban are not saying that. The Taliban are saying we don't accept Durand line, but the Taliban is not striking a claim for the land up to the Indus River. So there are differences, there are nuances out there. My point is that the basic objective of the Taliban is they don't mind how many people die. Look, if they cared about how many people die, they would not have continued to fight for 20 years, right? And Abhijit, my one issue with what you are saying is that, look, it might have turned out the way you are putting it, but to say that uh, the Americans were conspiring for 20 years to bring Taliban in, then why would they throw them out? The Americans accepted the Taliban coming in at a much later date because they were lost the war.
They lost the war. Now, when they lost the war, what was the choice before them? They had to hand over power to somebody, so they handed it over to the Taliban. Their choice in Pakistan is not so much India. That their interest in Pakistan is twofold right now. At least that's the impression I get when we talk to the Europeans and the Americans. One is the nuclear issue. Loose nukes going into the hands of the fundos, it's a nightmarish situation. Um, and maybe in Hollywood and Bollywood films, the Americans have a fix on all nuclear assets. I don't think in real life they do. Second problem, and a bigger one, especially for European countries, is if Pakistan collapses, what happens अगर वहां पर एक रिफ्यूजी फ्लो वहां पर जाए? ऑलरेडी एक 18 मिलियन, सॉरी, व्हाट, अफगानिस्तान इज व्हाट 40 million now, about 40. So look at the kind of wave of people who have gone from Afghanistan towards Europe and the kind of problems it's caused for Europe. Europe does not want a country of 250 million people कि यार 25 करोड़ का अगर देश कोलैप्स करता है, हमारी अपनी चिंता है कि हमारी तरफ आएंगे, लेकिन यूरोपियंस को लगता है कि ये हमारी तरफ आएंगे, तो वो दूसरी चिंता है उनकी। अ, और तीसरी चीज, अ, ये जो एरिया है ना, इसकी इम्पोर्टेंस किस कॉन्टेक्स्ट में है? अब जो नया कॉन्टेक्स्ट शुरू हुआ है उसमें अफगानिस्तान की कोई इम्पोर्टेंस रियली है? लिथियम के बारे में बहुत सुनने में आता है, ठीक है? एवरीबॉडी सेज कि इट्स द सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम। मैं ये 25 साल से सुन रहा हूँ। आज तक मैंने एक बूंद लिथियम की नहीं देखी वहां से निकलते हुए। इट इज द सऊदी अरेबिया ऑफ कॉपर। एक चीज नहीं निकली आज तक। अच्छा, चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में। टेल मी द नंबर्स। The investment is about 150, $160 million in the last 20 years. तो हमारे यहाँ पर ना एक वी सडनली थिंक यार चाइना आ गया, चाइना आ गया, पता नहीं हुआ है चाइना, जैसे चाइना आ गया। चीनी, फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, फटती है अफगानिस्तान में जाके, बिकॉज उनको पता नहीं कौन कब हमारे को मार देगा। सो आई थिंक वी नीड टू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, विच इज वाई आई एम सेइंग के एट द एंड ऑफ द डे America could try many things. Whether it will be able to control the dynamic, I'm not entirely convinced of that. तो अभिजीत जी, आप क्या मानते हैं कि आई एम ऑफ द स्कूल कि ये जो सब डिफरेंसेस सुशांत ने बोले हैं कि सम वांट राइट टू गो अप टू द इंडस, कई लोग बस पश्तूनख्वा चाहते हैं, सेसेशन नहीं चाहते हैं, कई लोग सेसेशन चाहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं तो हमेशा मानता हूँ कि आईएसआई, आप जितना भी बुराई कर लो, एक चीज़ वो अच्छी तरह से जानते हैं, डिवाइड एंड रूल। आपका, एंड आई फंडामेंटली बिलीव दैट द आईएसआई कैन डिफीट द प्लान्स ऑफ दीज पश्तून नेशनलिस्ट्स। तो आपका क्या सोच विचार है इस पे? एंड कैन दे एक्चुअली टेक द बैटल एंड क्रिएट डिवीजन अफगानिस्तान के अंदर? Yeah, the ISI is actually a formidable organization. They have been around for such a long time and they've had lots of assets historically अच्छा, उनके बहुत सारे assets रहे हैं अफगानिस्तान में, उनका काफ़ी penetration रहा है अफगानिस्तान में during the civil war era etc. So I believe कि ISI को काफ़ी अच्छा आइडिया होगा कि क्या चल रहा है and they obviously will do their best to divide and rule. जैसे सुशांत जी ने कहा, बहुत there are lots of differences, nuances within the जो पश्तून मूवमेंट है उसके अंदर। सो आईएसआई डेफिनेटली इसको लेवरेज कर सकता है, वेपनाइज कर सकता है। वो अंदर से उनके एसेट्स डेफिनेटली क्रिएट करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। कमिंग बैक टू व्हाट सुशांत जी सेड, डेफिनेटली द यूएस डिड नॉट कंस्पायर 20 साल तक कि भाई 20 साल के बाद हम वापस तालिबान को लाएंगे। इवेंट्स टर्न्ड आउट दैट वे कि बेस्ट सोल्यूशन उनके लिए था कि वापस तालिबान को बुलाए। इसके लिए दोहा में उनके साथ काफ़ी सारा नेगोशिएशन हुआ, दोहा अग्रीमेंट हुआ, जिसमें काफ़ी कुछ सीक्रेट क्लॉजेस भी है जो हमें दिखाया नहीं है। सो दैट वाज द बेस्ट सोल्यूशन। मे बी इट्स अ बैंडेड उनके लिए, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। और जब तक अफगानिस्तान के रिसोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं, कुछ भी वहाँ पे एक्सप्लॉइट नहीं कर सका है कोई, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वहाँ पे। और तालिबान अभी किसी को आने नहीं देगा। वो नहीं चाहते कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को आप ले जाए। लेकिन मैंने सुना है कि मेस ऐनाक में एटसेट्रा बहुत सारा कॉपर है और लिथियम भी सुना है। ये सब सुना है हमने देखा कुछ नहीं है, बिकॉज नथिंग हैज एवर बीन एक्सट्रैक्टेड। वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगी नहीं है, सो वी डोंट नो व्हाट्स देयर। बट डेफिनेटली आईएसआई विल विल हैव अ हैंडल कि तालिबान में क्या चल रहा है, पश्तून मूवमेंट में क्या चल रहा है। पश्तून्स आजकल अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान में हर जगह फैले हुए हैं। कराची में काफ़ी बड़ा पश्तून पॉपुलेशन है, बाकी जगह पे है। तो
इतना डिफिकल्ट, इतना मुश्किल नहीं है फॉर द आईएसआई टू create assets within any community, and they will definitely leverage that. So I think as long as Pakistan is able to have a handle and have some kind of control on the Pashtun movement, they'll be able to kind of divide and rule. ये चलता रहेगा movement, फेस्टर होता रहेगा. पाकिस्तान में कितने सारे ऐसे movements हैं. We will not talk about balkanization, लेकिन बहुत सारे independence movements etc. पाकिस्तान में है. बहुत सारे disaffected लोग हैं. तो उनको ये control कर रहे हैं to some extent. Of course बलूचिस्तान में आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है and so on. But I think ISI will manage to some extent. आप जो पूरा जो बॉर्डर का मामला है एफपैक का, अफगानिस्तान बोलता है ये एथनिसिटी पे चलता है, पाकिस्तान बोलता है इस्लाम इस्लाम इस्लाम, देयरफॉर द बॉर्डर इज इररेलेवेंट, राइट? दैट्स रफली राउंड अबाउट द आर्गुमेंट. No. How do you describe it? No, however you said Pakistan says Islam, 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 so the border is irrelevant. The Pakistanis actually want the border to become relevant. They want the border to be observed. तो The स्ट्रेटेजिक Taliban are डेप्थ का saying, क्या हुआ? हाँ? स्ट्रेटेजिक डेप्थ का क्या हुआ? पूरे 90s में तो बोल रहे थे भाई बॉर्डर नहीं है, अफगानिस्तान हमारा पाकिस्तान मास्टर बेडरूम है और अफगानिस्तान अटैच्ड बाथरूम है. भाई ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार ये कहा था कि what is worse than not getting what you want is to get what you want. हाँ. ठीक है ना? सो द पाकिस्तानीज गॉट व्हाट दे वांटेड. अब प्रॉब्लम उसमें ये है, पाकिस्तानियों को लगा था कि अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगा, लेकिन द तालिबान हैड अदर आइडियाज. उनके लिए पाकिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक डेप्थ है. सो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो सारा कॉन्सेप्ट है दैट्स बीन रिवर्स्ड ऑन इट्स हेड. द अदर थिंग इज दैट अभिजीत इज राइट, the ISI will try and divide and rule. They have been very good at doing this. But look, I think जिस तरीके का सक्सेस उनको पहले मिलता था, वो शायद सक्सेस उनको अब नहीं मिल रहा. हमने ये बलूच मूवमेंट में भी देख लिया. वो दिखाते रहते हैं हर 2-3-4 महीने के बाद, चार चार्ली इसको उठा के वो दिखा देंगे बहुत बड़ा लीडर था और इसने सरेंडर कर दिया और इसने भारत के बारे में ये बोला, भारत की इन्वॉल्वमेंट है वगैरह वगैरह. उसके बाद वो बंदे गायब हो जाते हैं, हालात बद से बदतर हो जाते हैं, विच टेल्स यू दैट दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल. अभी लेटेस्ट जो एक अनसक्सेसफुल उन्होंने अटेम्प्ट किया, एक माइंस हैं बलूचिस्तान के अंदर, उधर उन्होंने अबाउट 20 लोगों का कत्ल किया आईएसआई वालों ने, और दिखाने की कोशिश ये की कि बलोचों ने मारा है पश्तूनों को, ताकि बलोच और पश्तून के बीच में झगड़ा हो और उसमें पाकिस्तान का फायदा हो. Nobody has bought it. Everybody has said कि there is something more to it. और जो स्लोगन वहां पर निकला वो यही था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, पाकिस्तान फौज की वर्दी. तो आईएसआई का जो अटेम्प्ट है वो हो तो रहा है और वो लगातार हो रहा है और बड़ी जोर शोर से हो रहा है, लेकिन उसको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा. ऑन द बॉर्डर इशू अगेन, देखो जो पाकिस्तान चाहता है कि जो बॉर्डर है उसको सारी अफगान हुकूमतें जो हैं दे शुड एक्सेप्ट कि ये बॉर्डर है ड्यूरेंट लाइन. अफगान नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो पाकिस्तान तो बॉर्डर को फर्म करने की कोशिश कर रहा है, बॉर्डर के ऊपर वो लगाम कस रहा है, जो फ्री मूवमेंट थी उसके ऊपर अड़चने लगा रहा है. तालिबान ऑन द अदर हैंड ये कह रहे हैं फॉर बोथ रीजंस ऑफ इस्लाम एंड फॉर रीजंस ऑफ एथनिसिटी के पश्तून्स दोनों तरफ रहते हैं, तो ये हमारी ज़मीन है, तो हमारे पास यह अधिकार होना चाहिए कि हम इसको एक्सेस कर सकें, और वैसे भी हम इस बॉर्डर को मानते नहीं हैं. तो वो जो आपका सवाल है वो इट्स ऑन इट्स हेड. हाँ. तो आप क्या मानते हैं अभिजीत जी कि जो ये बिकॉज पश्तून नेशनलिज्म ज्यादा तगड़ा होए जा रहा है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का मिलिट्री थिंकिंग थोड़ा सेक्युलराइज होगा, लेस इस्लामिक होगा, और तालिबान का ज्यादा इस्लामिक होगा? नंबर 1. एंड पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन, अगर उनको ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, रिवर्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ सीख करना है पाकिस्तान में, उनको फॉरेन गवर्नमेंट्स की मदद तो चाहिए ही होगा. तो उनको फॉरेन गवर्नमेंट्स कौन से हेल्प करेंगे अदर देन अस ऑफ कोर्स? राइट. सो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट इस्लाम, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान को कौन चलाता है? मिलिट्री चलाता है. और उनके जो मिलिट्री टॉप ब्रास है, दे आर वेरी नॉन इस्लामिक,
they smoke, they drink, they do everything which is proscribed in the book, right? So the way I see it, for Ziaul Haq and others, Islam was just a tool to control society and to take Pakistan in a certain direction. So agar Islam is no longer working in the way they envisage or seek it, they may take other options, and they may perhaps think about secularizing more. So I think Islam उनके लिए सिर्फ एक टूल है. They don't really believe in Islam, especially the Pakistani army top brass. उन्होंने पूरा पूरा country को radicalize कर दिया from the 80s onwards. A lot of Islamic content in the education, even physics books and all that. So that has definitely had a very significant impact on society. अब सोसाइटी इस तरह से बन गई है, सो इवन इफ दे वांट टू काइंड ऑफ गो इजी ऑन दैट, इट मे नॉट बी दैट इजी फॉर देम टू डू इट एनी मोर, राइट? आपका जो दूसरा प्रश्न है अबाउट द रिवर्सिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक डेप्थ कंसेप्ट, कि अब तालिबान के लिए पाकिस्तान इज द स्ट्रेटेजिक डेप्थ रीजन एंड दे हैव सिग्निफिकेंट एसेट्स, सिग्निफिकेंट पश्तून पॉपुलेशन देयर. कौन सा दूसरा गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम इंडिया तालिबान गवर्नमेंट को हेल्प कर सकता है? इस समय देखिए तालिबान के ऑफिशियल रिलेशंस बहुत कम राष्ट्रों से है. आई थिंक यूएस ऑब्वियसली इज द यूएस का शैडो हर जगह होता है, और यूएस इस रीजन को मैनेज करना चाहता है. सो इफ द तालिबान एजेंडा हैपन्स टू synchronize with whatever agenda the US currently has, they may help the Taliban in some way. China also may think of it, but I don't think China has any leverage or any position vis-a-vis Taliban. So I think only the US can do that, or either directly or proxies. Iran also would like to have a say, but it's a very Shia Sunni thing. The eastern part of Iran has a lot of Sunni population, but those seem to be marginalized by Iran and oppressed and kept under control. उधर भी सुन्नी टेररिज्म होता है ना शियाओं के खिलाफ. या वो सब बाहर आता नहीं है इतना ज्यादा, बट इट इज देयर इज अ सिग्निफिकेंट सिचुएशन इन ईस्टर्न ईरान. सो या सो दैट्स हाउ आई सी इट. आई थिंक ओवरऑल अगर किसी कोई तालिबान को किसी और गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, तो इंडिया के अलावा आई थिंक ओनली द यूएस इज समथिंग इट कैन रिलाई ऑन इफ द ऑब्जेक्टिव्स मैच. वैसे मेरा बिलीफ है ऑल सेक्युलर प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द फेमिनिस्टिक गवर्नमेंट ऑफ द तालिबान, बिकॉज आई कैन टेल यू पर्सनली, आप सब हंस रहे हैं, आप अफगानिस्तान गए नहीं हैं, मैं गया हूँ उनके साथ, और मैं बोल सकता हूँ एकदम 100% गारंटी वो सेक्युलर है, प्रोग्रेसिव हैं, फेमिनिस्ट हैं. अच्छा, सुशांत जी आपसे पूछना था मेरे को कि इसमें ना ईरान कैसे प्ले करेगा, क्योंकि ऑन वन हैंड हमने देखा है कि ईरान इज़ वेरी हैप्पी कि सुन्नी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को भी वो पालेगा, जो लेटर में शायद उसके लिए खुद के लिए खतरा बन जाए. वो भी एक किस्म का पूरा ये सेक्युलर इस्लामिस्ट मदरसा चलाते हैं, जहाँ जो भी लूनेटिक टेररिस्ट आके करना चाहता है, नॉट एज मच एज पाकिस्तान बट क्वाइट अ बिट. दूसरी बात ये है कि उनके नेबरहुड में ही एक तो हज़ारा प्रोटेक्शन उनका इम्पोर्टेंट पॉलिसी गोल होगा, पर अ, उनके ताल्लुकात जो तालिबान के साथ हैं इस बार उतने घटिया नहीं हैं. ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के साथ काफ़ी घटिया, उन्होंने एक दूसरे पे मिसाइल स्ट्राइक्स भी किया था पिछले साल. तो ये जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो खेल है, ये ईरान पे क्या इम्पैक्ट करेगा, और ईरान क्या रोल, आई मीन व्हाट डू यू थिंक ईरान्स पॉलिसी ऑप्शंस विल बी? ये देखिए, एक तो ईरान वही करेगा जो ईरान को सूट करता है। जो हम बहुत ज़्यादा शिया सुन्नी करते रहते हैं, वो एक फैक्टर है। लेकिन जब ईरान की पॉलिसी निर्धारित होती है, तो ये सबसे अहम फैक्टर नहीं होता। एक ईरानियों के बारे में जो मर्ज़ी कहिए, एक सिविलाइज़ेशनल स्टेट है, और वो फिर जब अपनी पॉलिसी बनाते हैं, तो एक वो सिविलाइज़ेशनल कॉन्टेक्स्ट में बनाते हैं, जो एक स्टेट को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की पॉलिसी होती है। अभी ईरान के लिए हालात काफ़ी ख़राब हैं, तो वो एक लिहाज से दे आर जगलिंग बॉल्स। दे ऑल द बॉल्स आर अप इन द एयर, दे आर जगलिंग देम। सो तालिबान के साथ उनके रिश्ते कभी भी ठीक नहीं रहे, अफ़गानों के साथ उनके रिश्ते कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन उनकी पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और इवन विद इन द तालिबान मूवमेंट उनकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसके साथ है? उनका इन्फ्लुएंस है जो हेलमंद और ये वाला जो एरिया है, उन लोगों के साथ उनका इन्फ्लुएंस है, जहाँ पर मैक्सिमम ड्रग ट्रेड भी होता है। अब वो कहीं न कहीं पे वो थोड़ी-सी आँख खींच लेते हैं कि आप करना चाहते हैं, आप कर लीजिए। देखिए, आप हमारे यहाँ पर
जितने ड्रग्स सीजर्स हुए हैं, जो बड़े-बड़े 3000 टन और पता नहीं कितने जो ड्रग बस्ट हुए हैं, वो सब कहाँ से आए हैं? वो ईरान से आए थे। लेकिन वो ड्रग्स कहाँ से आई थी? वो ड्रग्स सारी की सारी अफ़गानिस्तान से आई थी। सो ऑब्वियसली वहाँ पर कहीं न कहीं एक नेक्सस ज़रूर बन रहा है। अब वो किस एग्ज़ैक्टली आईआरजीसी का है, किसका है, आई एम नॉट इन अ पोज़ीशन टू से। लेकिन दे आर जगलिंग दैट बॉल, तो वो वहाँ पर उसको प्ले में रखा हुआ है। उन्होंने हज़ारास के दमन के ऊपर उस तरीके से आवाज़ नहीं उठाई, जैसे वो पहले उठाते थे। तो एक लिहाज़ से उन्होंने दे हैव डम्प्ड देम, राइट? अ, तीसरी चीज़ ये कि जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है भी ईस्टर्न ईरान में, वो वो एक बलोच और पर्शियन कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो ईरान के अंदर एक बलोच और पर्शियन कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन कहीं न कहीं ईरान का समर्थन रहता है या वो नज़रअंदाज करते हैं जो पाकिस्तानी बलोच हैं उनके एक्शंस को। और वो किस लिए करते हैं? क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो टेरर ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, इस्लामी कट्टरपंथ टेरर ऑर्गनाइज़ेशन लाइक जैश-उल-अदल एंड अदर्स, उनको पाकिस्तान की सरकार सपोर्ट करती है। तो टिट फॉर टैट वो भी चल रहा है उनका। तीसरी चीज़ ये कि अफ़गानिस्तान के संदर्भ में अ, वहाँ पर भी एक बलोच पॉपुलेशन है और अफ़गानिस्तान के भी अंदर बलोचों को संरक्षण मिला हुआ है और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा जो जो एक इरिटेशन की बात है, उन्होंने ये समझा था कि जब तालिबान आ जाएँगे, तो टीटीपी पर तो जो वो करेंगे, नहीं करेंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन वो जो बलोच वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर वो ज़रूर उनको वहाँ से निकालेंगे। दैट हैज़ ऑल्सो नॉट हैपेंड। सो अब ये एक तरीके की खिचड़ी यहाँ पर पक रही है, बट वेयर दैट विल सेटल नोबडी इज़ वेरी क्लियर ऑन हाउ दैट इज़ गोइंग टू प्ले इटसेल्फ। राइट। तो अभिजीत जी, इस खिचड़ी में थोड़ा और एक चीज़ में एक चीज़ कहूँ, देखिए भारत ये मान लेना कि भारत तालिबान की सरकार का समर्थन कर रहा है, आई थिंक दैट इज़ अ मिसनोमर। नहीं, हम हाँ, सपोर्ट करना चाहिए। हम नहीं देखिए जो अभी हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारत ने एक एंगेजमेंट का प्रोसेस रखा हुआ है। भारत कुछ-कुछ इस तरीके के काम कर रहा है जो अफ़गानिस्तान में जो जनता है उसका वेलफेयर हो जाए। कुछ लेवल पे हम तालिबान के साथ पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, लेकिन उससे ये कंस्ट्रू कर लेना कि जो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में वो हमारे को सूट करता है अभी फ़िलहाल। लेकिन ये मान लेना कि उस लड़ाई को हम आग दे रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ कंप्लीट आई डोंट थिंक उसका कोई प्रमाण भी है किसी के पास। और अब और हम ये समझते हैं कि तालिबान की अपनी एजेंसी नहीं है कि वो खुद कर सकते हैं ये काम। आई थिंक वो खुद कफ़ील हैं ये करने में और वो खुद ही कर रहे हैं। लेकिन उसमें अगर हमारे को कुछ मज़ा आता है देख के कि पाकिस्तानी पिट रहे हैं आपस में, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। आई एम नॉट गोइंग टू शेड एनी टीयर्स कि मैं क्यों उनके लिए रोऊँ? उन्होंने इतना कत्लेआम फैलाया है। तो अगर वो मर रहे हैं, कट रहे हैं, तो उसमें हम कोई आँसू नहीं बहाएँगे। हाँ। लेकिन ये कहना कि हम वो करवा रहे हैं पर आज तो बोलते रहते हो कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, तो अब बोल रहे हो कि यार पता नहीं, ये इमरान खान को खुद तुम अपने जब सगे भाई मानते हैं और दिल्ली मेरे साथ जाना है ना, पब्लिक में कुछ दिल्ली में ट्विटर में कुछ बोलते दिल्ली में रहते मेरे साथ जाना है ना, तेरे को मैं बीच में हाईवे पे ऐसी जगह पे उतारूँगा, फेंकूँगा, जहाँ से तेरे को कोई लिफ्ट भी नहीं मिलेगी। देखिए थ्रेट्स। नाउ यू नो ही इज़ अ पाकिस्तानी, रियल लाइफ पाकिस्तानी। अच्छा, अभिजीत जी, मैं जो इन्होंने खिचड़ी रचा है, इसमें मैं तड़का डालना चाहता हूँ। देखिए, ये जो तीनों इकोनॉमी है, हेवीली क्रिमिनलाइज़्ड इकोनॉमीज़ है। यानी कि ईरान इज़ अ सैंक्शंस बस्टिंग इकोनॉमी, क्योंकि जब सैंक्शंस लगते हैं, जितने सीवियर सैंक्शंस लगते हैं, तो आपका इकोनॉमी नॉर्मली फंक्शन नहीं करता है, सब सप्लाई डिमांड कर्व सब चौपट हो जाता है और वो सैंक्शंस बस्टिंग के लिए बहुत सारा स्मगलिंग एंड देयरफॉर क्रिमिनैलिटी आ जाता है। अफ़गानिस्तान में अलग किस्म का क्रिमिनैलिटी और पाकिस्तान में बैंक्रप्सी और आर्मी कंट्रोल के वजह से अलग किस्म का क्रिमिनैलिटी है। अब जो भी अ सुशांत जी ने बोला है कि भाई ये बालोच पर्शियन लड़ाई है और शिया सुन्नी का वेरिएशन है, नुआंसेस हैं इसमें, प्रोग्रेसिव पठान्स हैं, रिग्रेसिव पठान्स हैं। व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी, एवरीथिंग इज़ अबाउट द इकोनॉमी अल्टीमेटली। आपको नहीं लगता है कि 3 सैंक्शंस बस्टिंग क्रिमिनलाइज्ड इकोनॉमीज़ कोई मोडस विवेंडी या कॉमन ग्राउंड ढूँढ के फंक्शन नहीं कर सकती हैं? डेफिनेटली ट्राई जंक्शन है तीनों देशों का
और तीनों देशों के कॉमन बॉर्डर्स है और तीनों देशों में ये सब इलिसिट एक्टिविटीज होती है। अफगानिस्तान में कितना ड्रग्स होता है, पाकिस्तान में ऑल काइंड्स ऑफ क्रिमिनलिटी, ईरान स्मगलिंग सम ड्रग्स व्हाट नॉट। तो डेफिनेटली देयर विल बी सम काइंड ऑफ मोडस विवेंटी, लेकिन the modus vivendi will be at a lower level. It will not be at the highest levels. It will be kept under wraps. Like सुशांत जी ने कहा कि ड्रग्स का राउटिंग कितना राउंड अबाउट वैसे होता है इनटू पंजाब एंड व्हाटएवर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो अफगानिस्तान में आई बिलीव आफ्टर तालिबान जब से पावर में आया है तब से दे हैव काइंड ऑफ क्लैम्प डाउन ऑन द पॉपी प्रोडक्शन, ओपियम प्रोडक्शन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। तो वो अब नहीं चाहते कि दैट शुड बी आवर मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी, बट डेफिनेटली सम ऑफ इट इज स्टिल हैपनिंग। तालिबान आई एम श्योर डजंट कंट्रोल एवरीथिंग इन द कंट्री। Iran may obviously on the eastern side, we don't really look at Iran from the eastern border perspective. सब कुछ हम west में देखते हैं because that's where the action is, Israel, and that's where the capital is. The eastern part of Iran is less Persian. It is more other ethnicities. There are lots of Pashtuns. There are a lot of Balochis. और वहाँ पर भी obviously there is a lot of disaffection. जो बलोच independence movement है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, it is also in Iran, and that's why India is staying out of it. Because अगर हम एक तरफ बलोच इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करेंगे इन पाकिस्तान, दैट्स गोना हैव अ डायरेक्ट रिपरकशंस इन ईरान, सो वी वांट टू हैव गुड रिलेशन विद ईरान। तो डेफिनेटली देयर विल बी सम काइंड ऑफ modus vivendi, there will be some kind of cross border smuggling and all which will be tolerated, the eyes will be averted when it happens, and that will benefit all three nations in some way. So even enemies can work together. That's what we call a modus vivendi. So ये होता होगा डेफिनेटली। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे। इसमें बहुत सारे आपने इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे हैं भाई। गेंगिस खान और इसका ठीक है, आई नो ही स्पेशलाइजेस इन गेंगिस खान, पर मैं गेंगिस खान के बारे में इधर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ। तो मैंने ये अच्छा, पहला क्वेश्चन है श्री रमेश जोसेफ से, पाक वर्सेस एफ। हम अपने आप को, जो भी होने वाला है इन दोनों के बीच में, हम अपने आप को कैसे इस सिचुएशन में इम्यूनाइज कर सकते हैं? इट्स अ $1 ट्रिलियन क्वेश्चन। लेकिन इशू ये है कि देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो एरिया है जिस तरीके से डिस्टेबलाइज हो रहा है, अ, ये हमारे पास कुछ एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, परहैप्स 5 साल की, मे बी 10 साल की, जिसमें हम कुछ ऐसे सिस्टम्स, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं कि इसके फॉल आउट का जो डैमेज है उसको लिमिट कर सकें। आप पूरी तरीके से अ, उससे इम्यून तो नहीं हो सकते, दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन आप थोड़ा बहुत अपने आप को ज़रूर उससे इंसुलेट ज़रूर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही ऑस्कर वाइल्ड वाला थिंग, अभी तो हमारे को बड़ा मज़ा आ रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में झगड़ा हो रहा है। लेकिन अगर ये झगड़ा एक लेवल से ज़्यादा बढ़ गया और पूरा का पूरा जो एरिया है, रीजन है, वो डिस्टेबलाइज़ हो गया, तो फिर क्या होगा? आई नो दैट इज़ फॉर द नेक्स्ट सेशन, बट दैट इज़ अ क्वेश्चन व्हिच डज़ वरी मी, बिकॉज़ अगर आपका नेबरहुड डिस्टेबलाइज़्ड है और आप ये समझें कि आप एक आइलैंड बन के रह जाएँगे और वो डिस्टेबलाइज़ेशन आपके ऊपर नहीं आएगी, I don't think that's how things are going to work out. So yes, it's a scary situation if it unfolds the way one anticipates it will. Abhijit, there are more questions which are, I can't read them, like they're so badly written, I can't read them. And then they're about the balkanization of Pakistan, which is the next session. And you see that lady in red there, she's threatened me with all kinds of things if I talk about the balkanization of Pakistan. तो मैं नहीं करने वाला। तो अभिजीत जी, आपसे ये प्रश्न था कि अभी हम आईसिस और आईएसकेपी के बारे में सुनते हैं बहुत, पर उनके करतूत हमने देखे नहीं हैं। आप इनका ट्रैजेक्टरी कैसे देखोगे कि क्या करने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले भी हैं, या नाम के वास्ते कोई इधर-उधर शैतानी करते रहेंगे? और ये प्रश्न पूछा है नितिन देशपांडे जी। या द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आइसिस आइसिस अचानक से उभर के आया था कुछ 10-15 साल पहले, आउट ऑफ नोवेयर अपेरेंटली, और कुछ सालों में वापस गायब हो गया। So it is said that the US was behind the emergence of the ISIS, and they were fighting in Syria and other places, and serving the US agenda and objectives. और फिर we hear that IS खैबर पख्तूनख्वा भी उभर के आया है, इस्लामिक स्टेट खैबर पख्तूनख्वा, one branch of the Islamic State, ISIS. लेकिन I have personally seen no
evidence of their being very active or having a significant presence in the region. So I think that the main power is the Taliban and the Tehrik-e-Taliban Pakistan and whatever else is going on there. I don't think the Islamic State has much of presence, if at all, in the region. Or sirf naam, anybody can send an email with a certain made up name of some new organization and send some threats. So it comes in the media. It doesn't mean it actually exists on the ground. There may be some of it, but it will be mostly insignificant the way I see it. थैंक यू। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। हमारे स्पीकर्स अब आपसे अगर आप उनको गेंगिस खान फेंगिस खान के बारे में पूछना चाहते हैं, वो इधर ही हैं, आप पूछ सकते हैं। भूलिएगा मत, पास्टर सैमुअल डिक्सन यानी कि संजय दीक्षित जी के बाइबल स्टडी क्लासेस हैं, उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा आज शाम को। सबको यीशु के चरण प्राप्त होंगे। थैंक यू वेरी मच।